नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट की जो लगातार सीरीज में आप तक पहुंचा रहा हूं, उसका जो सेट नंबर 10 है उसको यहां पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, स्थानीय निकाय का चुनाव कौन संपन्न करवाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं, जैसे ग्राम प्रधानी का चुनाव हो गया, ये सभी जो चुनाव होते हैं इसको कौन कंडक्ट करवाता है आपसे पूछा जा रहा है। जो लोकल चुनाव होते हैं इसको कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी किसके पास होती है। तो स्थानीय निकायों का जो चुनाव है वह संपन्न कौन करवाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग वहीं लोकसभा और राज्यसभा इस चुनाव को कौन करवाता है, तो आपका जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है उसके द्वारा लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव संपन्न करवाया जाता है, परंतु जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसके द्वारा स्थानीय निकायों का चुनाव संपन्न करवाया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग। वहीं स्थानीय निकायों का चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में कब जोड़ा गया था। कुंभ मेला जो है इसको यूनेस्को की जो है अमूर्त विरासत की सूची में किस वर्ष में ऐड किया गया था, किस वर्ष में जोड़ा गया था, आपसे पूछा जा रहा है। फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो कुंभ मेले को कब जोड़ा गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे डायरेक्टली इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2017 में, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट इसमें से कौन सा नहीं है, मूल अधिकार इसमें से कौन सा नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। इसमें से मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स कौन सा नहीं है, फटाक से बताइए आप। तो इसमें से मूल अधिकार कौन कौन सा है, सबसे पहले आइए ये जान लेते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, यह आपका मूल अधिकार है। आप यहाँ देखिएगा, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार जो है यह आपका मूल अधिकार है। तो पहला वाला आपका मूल अधिकार है। यह किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक होता है, तो शैक्षिक एवं आपका जो सांस्कृतिक अधिकार है यह आर्टिकल 29 और 30 में है, आर्टिकल 29 और 30 में है। इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी आपका मूल अधिकार है, आर्टिकल 32 इससे रिलेटेड है। समानता का अधिकार भी आपका मूल अधिकार है, यह किससे रिलेटेड है, तो समानता का अधिकार आपको 14 आर्टिकल से लेके आपको 18 तक मिलेगा, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक आपको मिलेगा समानता का अधिकार। लेकिन काम पाने का जो अधिकार है यह आपका मूल अधिकार नहीं है, इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, काम पाने का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। टोटल हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, टोटल हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं और जिनमें से 3 आपके सामने यहाँ पे लिखे गए हैं। इसके अलावा आपका स्वतंत्रता का अधिकार भी आपका मूल अधिकार है। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार भी आपका मूल अधिकार है। इसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी आपका मूल अधिकार है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को हम रेगुर कहते हैं, किस मिट्टी को जो है रेगुर कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। रेगुर जो है किस मिट्टी को कहा जाता है, तो रेगुर जो है किस मिट्टी को हम कहते हैं, तो काली मिट्टी यानी कि जो ब्लैक सॉइल होती है, जो आपकी काली मिट्टी होती है, इसको हम रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा इसकी जो उपस्थिति है आप याद देखिएगा, दक्कन के पठार वाला एरिया हो गया। इसके अलावा महाराष्ट्र में सर्वाधिक जो है आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आप याद देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो जल धारण करने की क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता जो है सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कपास यानी कि कॉटन की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा गन्ना, मूंगफली, तंबाकू आदि की भी खेती इस काली मिट्टी में की जाती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तथा काली मिट्टी में जो है पोटास एवं चूना की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी इसमें देखने को मिलती है। तो पोटास एवं चूना की अधिकता होती है काली मिट्टी में, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है काली मिट्टी में। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तथा सबसे अधिक मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा। आप याद देखिएगा, जो जलोढ़ मिट्टी होती है यह सर्वाधिक विस्तार यह हमारे देश में इसी का मिलेगा, जलोढ़ मृदा का ही मिलेगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है,
नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध किस अनुच्छेद से, किस आर्टिकल से आपसे पूछा जा रहा है। तो समान नागरिक संहिता का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 44 यानी कि अनुच्छेद जो है आपका 24 जो है, सॉरी अनुच्छेद आपका 44 यानी कि 44 जो है यह यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता से रिलेटेड है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा समान नागरिक संहिता का जो अनुच्छेद 44 है यह किसके अंतर्गत आता है, तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राज्य के और नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत यह आता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। वहीं आर्टिकल 24 किससे रिलेटेड है, अनुच्छेद 24 किससे रिलेटेड है, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकता है आपका अनुच्छेद 24। तो आप इसे याद रखिएगा। जो आपका अनुच्छेद 24 है यह किस की बात करता है, तो अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को प्रतिषेधित करता है, रोकता है आपका अनुच्छेद 24। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। वहीं अनुच्छेद 51A आपका आर्टिकल 51A यानी कि अनुच्छेद 51A का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 51A का संबंध हो जाएगा मूल कर्तव्यों से, फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूल कर्तव्यों से रिलेटेड आपका है अनुच्छेद 51A। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति जो है किसको अपना इस्तीफा देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं ये अपना इस्तीफा किसको देते हैं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन जो आपका ए यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न आपका है। वहीं उपराष्ट्रपति किसको अपना इस्तीफा देते हैं, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये 2 टर्म में यानी कि ये 1952 से 57 तक भी राष्ट्रपति रहते हैं और फिर 1957 से 62 तक भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही राष्ट्रपति रहते हैं, यानी कि 2 बार ये राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये वर्तमान में हमारी क्या हैं, तो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तथा आयु सीमा कितनी है राष्ट्रपति की, तो आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है। 35 वर्ष जो मिनिमम एज है, लिमिट है, वह मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी होनी चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र जो है 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। आपकी योग्यता किस प्रकार की होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा भारत का नागरिक होना अनिवार्य है अगर आपको राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होना है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, रक्तचाप के रखरखाव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के रखरखाव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिवृक्क ग्रंथि जो है रक्तचाप के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से। आप याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से रिलेटेड आपका है क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पर साइन किया गया था, तो जापान के क्योटो शहर में साइन किया गया था। 11 दिसंबर 1997 को जो है क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए और 16 फरवरी 2005 को यह क्योटो प्रोटोकॉल आपका लागू होता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से रिलेटेड आपका था यह क्योटो प्रोटोकॉल, जो साइन किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था जापान के क्योटो नामक शहर में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्थशास्त्र का फादर, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र का जनक हम किसे कहते हैं, एडम स्मिथ को, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, गरीबी हटाओ का जो नारा है यह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गरीबी हटाओ का जो नारा है यह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। आप याद रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है
गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यह जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका समयकाल कब से कब तक था रहा? 1974 से लेके 78 तक आपकी चलती है 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसको 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया था। यह 1979 तक चलने वाले थे, परंतु बीच में कांग्रेस की सरकार गिर जाती है और नई पार्टी बनती है। तो जो नई पार्टी बनती है, जनता पार्टी की जो सरकार बनती है, उसके द्वारा इस योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया जाता है। तो ये योजना चलती है आपकी 1974 से लेके 78 तक ही यह योजना चल पाती है। तो इसके बारे में आप यहाँ देखिएगा। तथा इसी योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। भारत को छोड़कर जाने वाली सबसे अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? आपसे पूछा जा रहा है भारत को छोड़कर जाने वाली सबसे अंतिम यूरोपीय शक्ति के बारे में आपको बताना है कौन थी। तो भारत में सबसे पहले आते कौन है ये जान लीजिए आप। तो भारत में सबसे पहले यूरोपीय शक्ति कौन सी आती है? पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है सबसे पहले भारत में आते भी हैं और सबसे लास्ट में ये भारत को छोड़कर जाते भी हैं। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही है। 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आता है तथा पुर्तगाली जो थे 1961 में भारत को छोड़कर जाते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है। वायुमंडल में ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा मुक्त होती है वह किससे उत्पन्न होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा मुक्त होती है यह किससे उत्पन्न होती है? तो यह जल से उत्पन्न होती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। यह जो है जल से उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा जा रहा है कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अन्नामलाई पर्वत की जो अनाईमुड़ी चोटी, आप याद देखिएगा, अन्नामलाई पर्वत। अन्नामलाई पर्वत की जो अनाईमुड़ी चोटी है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन जो आपका ए यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनाईमुड़ी। फोटो उल्टी सेल का संबंध किससे है? फोटो उल्टी सेल का संबंध किससे है? तो फोटो उल्टी सेल का संबंध आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा से, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही है। सौर ऊर्जा से रिलेटेड है आपकी फोटो उल्टी सेल, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पर होता है? भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम आपको बताना है कि कहाँ पर होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ पर होता है? तो आप याद रखिएगा, भागीरथी और अलकनंदा जो नदी है इन दोनों का संगम आपको देखने को मिलेगा देवप्रयाग में। कहाँ पर? तो देवप्रयाग में जो है भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी देवप्रयाग जो है आपका है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं विष्णुप्रयाग में किस नदी का संगम होता है? तो विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। वहीं देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम देखने को मिलता है। पद्मनाभा स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? पद्मनाभा स्वामी मंदिर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? केरल में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। केरल में जो है आपका पद्मनाभा स्वामी मंदिर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उत्तोलक का सिद्धांत की खोज किसने की थी? उत्तोलक का सिद्धांत की जो खोज है किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तोलक का सिद्धांत की जो खोज है यह किसके द्वारा की गई थी? तो आर्किमिडीज के द्वारा। ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही जाएगा। आर्किमिडीज के द्वारा जो है उत्तोलक के सिद्धांत की खोज की गई थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलनों के दौरान भारत का वायसराय कौन था? आपसे पूछा जा रहा है। गोलमेज सम्मेलनों के दौरान जो है भारत का वायसराय कौन था? आपसे पूछा जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको पता होगा कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और 3 जो है आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान आपका वायसराय कौन रहता है? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो जब आपका पहला गोलमेज सम्मेलन होता है तो उस समय भारत का वायसराय कौन रहता है? तो उस समय भारत का वायसराय रहता है लॉर्ड इरविन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान वायसराय रहता है लॉर्ड इरविन। वहीं द्वितीय और तृतीय आप याद देखिएगा, वहीं द्वितीय और तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन होता है, यानी कि दूसरा वाला आपका हो गया और तीसरा वाला जो गोलमेज सम्मेलन होता है उस समय वायसराय रहता है लॉर्ड विलिंगटन। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान वायसराय लॉर्ड इरविन रहता है
और सेकेंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो वायसराय है या वेलिंगटन रहता है। तो ए और सी आपका दोनों सही हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताया है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, गाजर का जो रंग है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो आप इसे याद देखिए, कैरोटीन, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही है। कैरोटीन की मौजूदगी के कारण जो है गाजर का रंग होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल जो है किसको पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल जो है किसको पृथक करता है आपको बताना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। आप याद रखिएगा, 10 डिग्री चैनल जो है यह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका ए यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडमान को निकोबार से जो है आपका 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? तो पाक स्टेट, पाक जल संधि जो है, पाक स्टेट जो है यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं लक्षद्वीप को मालदीव से कौन अलग करता है? तो लक्षद्वीप को आपका जो, इसके अलावा आपका जो 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री जो चैनल है वह मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। आप याद रखिएगा, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से कौन अलग करता है? यानी कि मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? तो आप याद देखिएगा, मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य आपका 9 डिग्री चैनल स्थित है। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो 9 डिग्री चैनल है यह लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य स्थित है, और 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो निम्न में से किस बीमारी से पीड़ित लोगों को दिया जाता है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो निम्न में से किस बीमारी से पीड़ित लोगों को दिया जाता है? तो डायबिटीज यानी कि मधुमेह से जो लोग पीड़ित होते हैं उनको जो है इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि मधुमेह। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत के किस राज्य की जो तटरेखा है सबसे लंबी है? तो गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की जो तटरेखा है सबसे लंबी किस राज्य की है? तो गुजरात की है। वहीं सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य आपका गोवा हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो तटरेखा है वो दूसरी सबसे लंबी है भारत में। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। वहीं भारत के कितने राज्यों की तटरेखा है? तो 9 राज्य। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी तटरेखा है। कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य ऐसे हैं जो तटरेखा वाले राज्य हैं, जिनमें से गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, और सेकंड स्थान पर किसकी लंबी तटरेखा है? तो आंध्र प्रदेश की है, और सबसे छोटी तटरेखा आपकी गोवा की है। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो यहाँ पे सारी डिटेल लिखी गई है, इसको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बीसीजी के टीके में जी का मतलब क्या होता है? बीसीजी के टीके में जी का मतलब क्या होता है? बीसीजी का जो टीका होता है इसमें जी का मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि जी का मतलब क्या होता है। तो बीसीजी के टीके में जी का मतलब होता है ग्यूरेन से, ग्यूरेन से, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही है। बीसीजी के टीके में जी से मतलब होता है ग्यूरिन से, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? बैकिलस कालमेट ग्यूरिन। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इज अ वैक्सीन। तो आप इसे याद देखिएगा, यह ट्यूबरकुलोसिस के लिए यह वैक्सीन बनाई गई थी। बीसीजी का जो टीका है यह आपके ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग के निदान के लिए, टीबी के निदान के लिए बनाई गई थी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह संशोधन हुआ था? आपको बताना है, जो 61वां संविधान संशोधन था यह किस प्राइम मिनिस्टर के, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1988 का है। इसके अंतर्गत जो है मतदान की जो उम्र थी उसको 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इस समय हमारे पीएम कौन थे हमारे देश के? तो राजीव गांधी, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी यहाँ पे है बिल्कुल सही जगह। राजीव गांधी जो है इस समय प्रधानमंत्री थे इंडिया के। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और किस मानव के अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? सर्वाधिक जो कोलेस्ट्रॉल है
किस मानव अंग में उत्पादित होता है? तो यकृत यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी ऑप्शन जो आपका ए यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। लीवर यानी कि यकृत जो है इसमें जो है सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यकृत से जो है पित्त रस स्रावित होता है, यकृत से ही जो पित्त रस होता है उसका भी स्राव जो है आपका यकृत से ही होता है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? प्रकाश की चाल जो है किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? तो प्रकाश की चाल जो है किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में यानी कि वैक्यूम में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, माँ का जो दूध होता है नवजात यानी कि छोटे बच्चों के लिए लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें किस तत्व की कमी होती है? आपसे पूछा जाएगा कि किस तत्व की कमी जो है माँ के दूध में होती है? तो लौह यानी कि आयरन की जो कमी है वह माँ के दूध में देखने को मिलती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। लौह यानी कि आयरन की कमी। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान के किस संशोधन होगा ना, किस संशोधन के द्वारा जो है केंद्रीय मंत्रियों की जो संख्या है और लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी गई? यहाँ पे अनुच्छेद की जगह संशोधन कर लीजिएगा, अमेंडमेंट कर दीजिएगा कि किस अमेंडमेंट के तहत जो है लोकसभा में केंद्रीय मंत्रियों की जो संख्या है वह कुल सदस्यों की संख्या का 15% कर दी गई है। तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 91वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है था आपका 2003 वाला, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया था? इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम सदस्य संख्या है क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य संख्या का 15% होगी। तो आप इसे याद देखिएगा, केंद्र और राज्य में जो मंत्री परिषद की संख्या होगी, तो मान लीजिए लोकसभा में जितने मेंबर होंगे उनके मेंबर का 15% जो है मंत्री परिषद में रहेंगे, और विधानसभा में जो आपके मेंबर होंगे उन मेंबर के 15% जो आपके मंत्री परिषद में रहेंगे। तो ये चीज़ आपकी की गई थी किस अमेंडमेंट के तहत? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? और 91st अमेंडमेंट यानी कि संशोधन। लास्ट के 2 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। वह भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत के पहले गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था? तो स्वाधीन भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? सी राजगोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। आज का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे सिंपल सी बात पूछी गई कि आज़ादी के समय जो है कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? आपसे पूछा जा रहा है आज़ादी के समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? तो 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? तो जेबी कृपलानी थे, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे है बिल्कुल सही जाएगा। जेबी कृपलानी जो थे इस समय प्रेसिडेंट थे जब आज़ादी दी गई थी इंडिया को। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज हमने फिर से कवर कर लिया है। आपके एसएससी जीडी परीक्षा 2022 के लिए जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज में चला रहा हूँ उसमें यह सेट नंबर 10 है जिसको आज हमने कंप्लीट किया है। आशा करता हूँ आप इस प्रैक्टिस सेट को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।